मसीह खुदावन के जिंदा जलाली कुद्दूस और बाबरकत नाम में आप तमाम नाजरीन की सलामती हो। आप देख रहे हैं सेहत एक बरकत, और ये बरकत टीवी का नहायत ही मुनफरिद प्रोग्राम है जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाएंगे मुख्तलिफ डॉक्टर्स के साथ। आपको हम गाइड करेंगे, अवेयर करेंगे मुख्तलिफ बीमारियों के ताल्लुक से, और आपकी सेहत के बारे में आपको मालूमात देंगे। और खुदावंद के फजल से आज हमारे दरमियान हमारी जो गेस्ट हैं वो मौजूद हैं हमारे दरमियान। मैं उनका तारुफ करवाते चलूँ। आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मायरा गुल साहिबा। डॉक्टर मायरा, हम आपको सेहत एक बरकत प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर मायरा सर गंगाराम हॉस्पिटल से हैं और MBBS करने के बाद इन्होंने अपना FCPS पार्ट 1 किया है और अब स्पेशलाइजेशन कर रही हैं ये गायनी में। और आज हमारे पास ये मौका होगा कि हम गायनी के ताल्लुक से इनसे चंद एक मुफीद बातें जो हैं हम अपने लोगों के लिए वो जान सकेंगे। इससे पहले कि हम डॉक्टर मायरा के साथ अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें, हम प्रोग्राम के आगाज़ में ही हम दुआ करेंगे। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और हम दुआ मांगेंगे। प्यारे कुद्दूस आसमानी बाप, तेरे पाक बेटे अपने खुदावंद यस्सु मसीह नासरी के नाम में खुदाए कुद्दूस हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और ए बाप, हम शुक्रिया अदा करते हैं अपने नौजवान खुदावंद बहन भाइयों के लिए जो खुदावंद ऐसी हिकमत और दानाई से मामूर हुए हैं, जो खुदावंद तेरे फजल की बदौलत है कि खुदावंद आज हम बरकत टीवी के वसीला से लोगों को अवेयर कर सके। खुदा बेशक है खुदा, हमारा ईमान, हमारा भरोसा, हमारा तवक्कुल तुझ पे है कि तू ही खुदावंद हमारा शाफी है। खुदावंद हम जानते हैं शिफा तेरी तरफ से है, लेकिन जो हिकमत और दानिश तूने अपने लोगों को दी है खुदावंद, इससे तू चाहता है तेरे लोग अवेयर हों, तेरे लोग इससे फैज़याब हों और तेरे लोग इससे मुस्तफ़ीद हों। तेरा शुक्रिया अदा करते हैं जितनी हमारी आज गुफ्तगू हो इसको हम तेरे पाक रूह के ताबे करते हैं। तेरा पाक रूह हमारी रहनुमाई करे और जो कुछ आज हम यहाँ पे बोलें खुदावंद तेरे लोगों के लिए तरक्की और अफजूनी का सबब बने। तेरे पाक बेटे अपने खुदावंद यस्सु मसीह नासरी के नाम में हम ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। जी डॉक्टर मायरा, आप क्या कहना चाहेंगे? स्पेशली जो पहला मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि आप एक यंग डॉक्टर हैं हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी की, तो सबसे पहले आप हमारे क्रिश्चियन यूथ के लिए क्या एक मोटिवेशनल मैसेज देना चाहेंगे कि हमारा जो यूथ है कैसे आप मेडिकल लाइन में आए, आप उनके लिए कोई मैसेज देना चाहें? सबसे पहले तो खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि आज जिस मकाम पर हैं वो सबसे पहले तो खुदा का जो है वो बहुत बड़ा हाथ होता है, बहुत बड़ी बरकत है हमारे लिए बेशक कि जब हम यहाँ पर तक पहुँचते हैं। आमीन। दूसरा ऑब्वियसली अपनी मेहनत होती है, पेरेंट्स की मेहनत होती है, और ये चीज़ ऐसे नहीं होती कि एकदम से जो है मेडिकल लाइन में आ गए और मतलब लोगों को ऐसे ही लगता है अच्छा ये डॉक्टर हैं, लेकिन पिछली सारी स्ट्रगल को, पेरेंट्स की स्ट्रगल को, फैमिली की स्ट्रगल को सब लोग जो है वो भूल जाते हैं। तो आई थिंक वो चीज़ ज़्यादा हाईलाइट होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ें शुरू से चलने वाली हैं। पेरेंट्स आपके किस तरह आपकी लाइफ में रोल प्ले कर रहे हैं, वो आपको कितना मोटिवेट करते हैं। सबसे पहले आप मैसेज जो है वो हमारे यूथ को ये दे रहे हैं कि आप अपने पेरेंट्स की बहुत रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि जिस भी मुकाम पे आप पहुंचते हैं वो आप अपने पेरेंट्स की बदौलत हैं। जी बिल्कुल, और उससे पहले भी सबसे ज़्यादा कि आप खुदा के साथ कितना करो। आमीन। बेशक ये हमारे खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल है। जैसे डॉक्टर मायरा ने भी बताया कि पेरेंट्स से भी बढ़ के जो एक है वो हमारे खुदावंद का फजल है जो हम सब को है। आप जिस भी फील्ड में हैं आप अपने खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देते रहें। बिल्कुल। और अभी हम मेडिकल के हवाले से आपसे जो क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आपने अभी बताया कि आपकी जो स्पेशलिटी है वो गायनी में है, तो गायनी एक इतना वसी जो है और इसी में हमारी जो फीमेल जो हैं वो ख़ासकर बहुत ही मुश्किलात का शिकार भी रहती हैं। और क्या आप उन लेडीज़ के लिए मैसेज देना चाहेंगी जो हामला ख़वातीन हैं, ख़ासकर उनके लिए आप आज इस शो के तवस्सुत से क्या पैगाम देना चाहेंगे? खासकर जो पहला मेरा आपसे क्वेश्चन है वो एंटीनेटल केयर है। पहले तो आप हमारे नाजरीन को बताइए कि ये एंटीनेटल केयर जो है ये है क्या? सबसे पहले तो ये है कि जो हमारी ख़वातीन हैं खासकर
मैं ओवरऑल द वर्ल्ड या स्पेशली पाकिस्तान की बात करूँगी, पाकिस्तान में ख़वातीन अपनी सेहत के लिहाज से काफ़ी रेजिस्टेंस वहाँ पे देखी गई है। जी जी जी। वो अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं करती हैं, कोई भी मसला हो या बहुत जब एंड पे बात पहुँचती है फिर हम हॉस्पिटल जा रहे होते हैं। इवन हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी लेडीज़ की जो हेल्थ है उस पर इतनी ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे होते जो हम लोग देखते हैं। तो एंटीनेटल केयर के हवाले से जो है पूरे जो 9 माह हैं उस दौरान खातून को क्या करना चाहिए, क्या एहतियात करनी चाहिए, क्या उसके चेकअप्स कितने होने चाहिए हॉस्पिटल में, डॉक्टर के पास कितना फ्रीक्वेंट जाना ज़रूरी है और फिर खुद वो अपनी केयर किस तरह कर सकती है। बिल्कुल, ये सारी चीज़ें जो हैं ये एंटीनेटल केयर में हम लोग कवर करते हैं। बिल्कुल ठीक। तो इसमें पहले जो जैसे ही आपको अपनी प्रेगनेंसी का पता चलता है, हमल का पता चलता है, तो उसमें स्टार्ट आप पहले जो 3 माह हैं उसमें फॉलिक एसिड टैबलेट का बहुत ज़्यादा रोल है, तो वो आप ज़रूर स्टार्ट करें। सबसे पहले तो जैसे आपने टेस्ट किया अपना तो आप फ़ौरन जो है हॉस्पिटल जाएं, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लें। सबसे पहला काम जो है वो हॉस्पिटल जाना चाहिए। बिल्कुल। और ये हमारे नाजरीन के लिए एक बड़ी इंफॉर्मेटिव बात होनी चाहिए कि सबसे पहला जो काम है वो हॉस्पिटल का विजिट कीजिए। हॉस्पिटल का विजिट करना चाहिए, वहाँ पे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लें ताकि वो आपका फुल एक चेकअप करे, उसमें आपके टेस्ट भी कुछ किए जाएंगे ताकि आपकी जो डेफिशिएंसीज हैं, जो कमियां हैं आपके अंदर, उनको पूरे 9 माह में वो आपको ट्रैक करता है, वो आपको लेके चल सकती है। और वो आपको तभी शुरू में ही आपकी प्रॉब्लम्स जो है पता चल जाती हैं, तो आप तभी उनको पकड़ लें तो बेहतर होता है, बजाय कि आप हॉस्पिटल भी नहीं गए और एट दी एंड आपको वो प्रॉब्लम्स पता चलती हैं और तब फिर जो है वो पानी सर से गुजर चुका होता है। डॉक्टर मायरा, इसमें आपसे एक ये क्वेश्चन मैं करना चाहूँगा। आपने कहा जैसे ही आपको अपनी प्रेगनेंसी का इल्म होता है आपको ज़रूर हॉस्पिटल का विज़िट करना चाहिए। हमारी मोस्टली जो ख़वातीन हैं जो ख़ासकर देहातों से जिनका ताल्लुक़ है और जो ऐसे एरिए से हैं जहाँ पे मेडिकल की फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं वो समझते, और गवर्नमेंट सेटअप से लोग ये कतरा रहे होते हैं कि शायद गवर्नमेंट सेटअप में हमें वो केयर नहीं मिलेगी, हमें वो शायद प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा, तो आप कैसे इनकरेज करेंगे, क्योंकि आप खुद एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट सेटअप के हवाले से आप क्या बताना चाहेंगे हमारे उन बहनों को, उन बेटियों को, क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरह गवर्नमेंट सेटअप में जाना चाहिए या ये जो लोकल मोहल्लों में गलियों में एक छोटे छोटे सेटअप हैं और किसी की कोई डिग्री भी नहीं, वहाँ पे कोई अवेज़ा कि उसके पास कोई इतनी है काबिलियत कि वो एक हामला जो खातून है उसका मुआयना कर सकती हैं, उन्हें प्रॉपर गाइड कर सकती हैं या नहीं, तो आप क्या इनकरेज करेंगे, किस तरह उन्हें बताएंगे कि हॉस्पिटल के हवाले से और ये जो छोटे क्लिनिक हैं आप इनमें क्या डिफरेंस समझते हैं, उन्हें कहाँ पे जाना चाहिए? बिल्कुल, उन्हें एक डिग्री याफ्ता शुदा डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चूंकि मैं खुद काम कर रही हूँ और मैं खुद पेशेंट्स देखती हूँ और मैंने देखा है सारा सेटअप, जितना हमारे पास लोड भी होता है गंगाराम हॉस्पिटल में, जी जी जी, तो उस हवाले से बहुत अच्छी केयर होती है। गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो वहाँ पे आते हैं और फ्री चेकअप आपको मिलता है, वहाँ पे फ्री आपके टेस्ट भी हो जाएंगे, अल्ट्रासाउंड भी वहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी सहूलतें ही चाहिए होती हैं क्योंकि हमारी कम्युनिटी मोस्टली जो है वो लो मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखती है, तो इन सारी चीज़ों के लिए मेरा ख्याल है गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है वो बेस्ट है। वहाँ पे आके अपना चेकअप करवाएं और पूरे 9 महीने के दौरान तकरीबन आपके 4 चेकअप होने चाहिए। हर 3 माह बाद एक चेकअप जो है वो होना चाहिए। एक आपने स्टार्ट में किया, फिर 3 मंथ्स के बाद रिपीट करें, फिर उससे 3 मंथ्स के बाद आपने करवाना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मैं ये समझता हूँ कि जैसे आपने बताया हमारे जो लोग हैं ये इतने अमीर नहीं हैं, इतने अफोर्डिंग नहीं हैं, तो इन्हें तो ख़ास कर एहतियात करनी चाहिए। ये जो प्राइवेट ऐसे क्लिनिक्स हैं जिनके मतलब आपने बताया कि वो डिग्री याफ्ता भी नहीं है, किसी बाकायदा एक पूरे सेटअप से वो वाकिफ़ भी नहीं होते, और फिर छोटे छोटे घरों में क्लिनिक बना के और हमारी जो ख़वातीन हैं वो भी उधर रुख कर रही होती हैं और जो कुछ उन्होंने दवाई दे दी वही खा ली और इसके अलावा किसी एंटीनेटल के लिए वो नहीं जा रही, तो वो एट दी एंड बड़ी मुश्किलात आती हैं। वो भी आगे चल के हम इसको डिस्कस करते हैं, लेकिन मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगा, मैं भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे सेटअप से, ख़ासकर जो गाँव और देहातों में सेटअप हैं गवर्नमेंट के जिनको हम RHCs कहते हैं, वहाँ पे भी गवर्नमेंट ने बड़ी अच्छी सहूलियात मुहैया की हैं। अब वहाँ पे जाके अपनी हर एक चीज़, ब्लड प्रेशर चेक करवा सकते हैं, अपना HB लेवल चेक करवा सकते हैं, वहाँ पे आप अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, वहाँ पे भी गायनी की बड़ी अच्छी डॉक्टर्स जो हैं अपॉइंट की गई हैं, आप उनसे अपना चेकअप करवाइए और बेहतर है आप अपनी जान को भी महफूज रखिए और अपने रुपए पैसे को भी महफूज रखिए। और ये एक बड़ा बेहतरीन तरीका है जो डॉक्टर मायरा ने अभी बताया कि आप गवर्नमेंट सेटअप पे एतमाद करके जाइए। बीइंग अ गवर्नमेंट सर्वेंट आपको इनकरेज किया जा रहा है कि वहाँ आपको अच्छे तरीके से चेक किया जाता है।
और एक और बात मैं यहाँ पे करना चाहूँगी कि जैसे ये आपने प्राइवेट क्लिनिक्स और इनकी बात की है, वो डिग्री याफ्ता भी नहीं होते हैं। जी जी जी। तो आप उनको बाद में क्लेम भी नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक सही है। और अगर उनकी डिग्री आपने पढ़नी है कि वो डिग्री याफ्ता है या नहीं, उसके लिए ऑब्वियसली आप फिर एजुकेशन लें। बिल्कुल तो बात हमारी सारी जो है वो एट दी एंड हमारी कम्युनिटी के लिए एजुकेशन पे ही आती है। आप इतने एजुकेट हों कि आप अगले को देख सकें कि वो डिग्री याफ्ता है भी कि नहीं, मैं जिसके पास जा रहा हूँ वो इस काबिल है कि वो मुझे चेक करे या वो खुद ट्रीटमेंट लेने के उसमें है। ये बहुत ही अच्छी बात है और मैं समझता हूँ कि हमारे शो का मकसद भी यही है। जिस तरह हमारे शो का उन्वान है सेहत एक बरकत, आपकी सेहत एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है खुदा की तरफ से आपके लिए, और इस सेहत को, इस ब्लेसिंग को ऐसे हाथों में मत दीजिए जो इसमें बिगाड़ पैदा कर सकते हैं, जो आपकी सेहत ख़राब कर सकते हैं। ऐसे अनट्रेंड लोगों के पास मत जाइए। और जैसे डॉक्टर माहिरा ने अभी हमें बताया कि क्वालिफाइड लोगों के पास जाइए, और क्वालिफाइड लोग आपकी खिदमत के लिए गवर्नमेंट सेटअप में मौजूद हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर उसकी कोई फ़ी है भी तो बहुत ही मामूली है, और प्राइवेट सेटअप से तो बहुत ही कम है। और हम आपको इनकरेज करेंगे गवर्नमेंट सेटअप की तरफ जाइए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। मैं वापस आऊँगा डॉक्टर माहिरा की तरफ, और डॉक्टर माहिरा से हम एंटीनेटल्स के बारे में पूछेंगे। पहले जैसे हम बात कर रहे थे इस सिलसिले में कि पहले 3 माह में फॉलिक एसिड लेना क्यों ज़रूरी है। जी जी। तो बच्चे की नशोनुमा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसकी दिमागी जो ग्रोथ हो रही होती है, ब्रेन की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर पहले 3 माह में माँ जो है वो फॉलिक एसिड नहीं लेती तो उससे बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। जी नाज़रीन, एक मिनट डॉक्टर साहबा, जैसे आप बता रहे हैं कि जो ख़वातीन पहले 3 मंथ जो हैं उसमें फॉलिक एसिड का इस्तेमाल नहीं करती, तो आपके बच्चे के जहनी अमराज में मुब्तला होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं उन लोगों की निस्बत जो फॉलिक एसिड ले रहे हैं। और जब आप फॉलिक एसिड, एक मेरे ख्याल में ये है भी बहुत ही सस्ती सी ये टैबलेट, बहुत सस्ती टैबलेट है, ये बहुत सस्ती है। मेरे ख्याल में ये शायद 3 माह की जो गोलियां आपके लिए 100 से 200 रुपए की, 100 रुपीज़ की ये गोलियां, और 3 माह का कोर्स इससे मुकम्मल हो जाता है। और वो ख़वातीन जो अच्छी डॉक्टर के पास नहीं जा सकती, उनके लिए हमारे प्रोग्राम के हवाले से ये मैसेज है कि पहले जो 3 मंथ हैं आपने फॉलिक एसिड की टैबलेट लेनी हो। डॉक्टर साहब, ये टैबलेट आप बताना चाहेंगे कि किस तरह एक दिन में कितनी बार ले सकते हैं? वो एक टैबलेट आपने रोजाना लेनी होती है। एक टैबलेट दिन में एक दफ़ा फॉलिक एसिड की जो हमला ख़वातीन है उन्होंने अपने पहले 3 माह में लेनी है। और इसको लेना है जब तो याद भी रखना है कि मैंने लेनी है। जी, क्योंकि जी, हमारी ख़वातीन ज़्यादा घरेलू कामों में, बच्चों में मसरूफ़ होकर अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखती, तो इस चीज़ को याद रख के ज़रूर लें टैबलेट। जी, ये एक छोटी सी जो टैबलेट है ये आपके बच्चे की जो जहनी ग्रोथ है ये उसके लिए कारआमद है, आपने इसलिए इसको जरूर लेना है। जी, और आप इसके मुतालिक? उसके अलावा जब जैसे 4th मंथ में आप एंटर होते हैं, जी, जी, तो 4 माह के बाद आपने आयरन और कैल्शियम की गोलियां लेनी होती हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। जी, आयरन और कैल्शियम के बारे में। जी, जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है उसी तरह आयरन की और कैल्शियम की मिकदार जो है बच्चे के लिए, माँ के लिए, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो आपकी अपनी जो जिस्म में आप बाकी डाइट से जो आयरन कैल्शियम ले रहे होते हैं वो नाकाफ़ी होता है कि वो बच्चे को और आपको पूरा नहीं पड़ रहा होता। ठीक है, इसलिए बाहर से आपको कैल्शियम जो है वो लेनी पड़ती हैं। तो एक ये बात कि आयरन और कैल्शियम की गोलियां कभी इकट्ठी नहीं आपने लेनी। अगर आप आयरन की गोली सुबह ले रहे हैं, कैल्शियम की आप शाम में लें। जी, ये नाजरीन, ये बड़ा एक ज़बरदस्त पॉइंट है। आयरन और कैल्शियम की जो टैबलेट्स हैं वो आपने कभी भी इकट्ठी नहीं लेनी। और उसका तरीका, मैं दोबारा से डॉक्टर माहिरा की तरफ आऊँगा जी, इसका तरीका भी काइंडली समझा दीजिए, और इसकी डोज भी बता दीजिए, एक दिन में कितनी दफ़ा हमें लेनी है? ये भी एक दिन में दोनों टैबलेट्स एक एक दफ़ा ही लेनी होती है। जी जी। और कोशिश करें अगर आयरन की आप गोली सुबह के टाइम ले लें और कैल्शियम जो है वो आप शाम को ले लें। ठीक है, मोस्टली लोग पूछते हैं कि आयरन की गोली हम दूध के साथ ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। जी जी। तो दूध के साथ नहीं ले सकते क्योंकि दूध में भी कैल्शियम होता है, और कैल्शियम जो है वो आयरन को हमारे खून में एब्जॉर्ब नहीं होने देता। जी, ये एक बड़ा जबरदस्त पॉइंट है। आयरन का कोई फायदा नहीं होता लेने का, आप लेते जा रहे हैं लेकिन उसका फायदा नहीं होगा। तो आयरन आप सुबह को ले लिया करें और कैल्शियम की गोली आप शाम को ले लें। और ये बड़ी ही जबरदस्त डिस्कशन जो है हमारी जारी है डॉक्टर माहिरा गुल साहिबा के साथ, और बड़ा ही जबरदस्त ये पॉइंट है। हम इसके ताल्लुक से कुछ और सीखेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारा वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप देख रहे हैं सेहत एक बरकत है, और इसमें हम डॉक्टर माहिरा गुल से सीख रहे हैं कैसे हम कैल्शियम और आयरन के ताल्लुक से। ब्रेक के बाद हम दोबारा लौटेंगे तो हम आपको बताएंगे कैल्शियम और आयरन लेने का सही तरीका क्या है।
देखते रहिए बरकत टीवी। आप देख रहे हैं सेहत एक बरकत और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मायरा गुल साहिबा और उनसे हम जान रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की बातें और ये बड़ी ही मुफीद बातें हैं। अभी हम बात कर रहे थे आयरन कैसे लेना है और कैल्शियम को कैसे लेना है और एक तरीका मैडम ने बताया कि आयरन जो है इसको मोस्टली डे टाइम में लेना चाहिए और मैं फिर आपसे पूछूंगा ताकि लोग इससे पूरी तरह अवेयरनेस हासिल कर सके कि ये सुबह मॉर्निंग में खाने के बाद इसको लेना चाहिए। खाने के बाद इसको लें जी, खाने के बाद ये जो आयरन का कैप्सूल या टैबलेट है इसको आपने सुबह मॉर्निंग में खाने के बाद लेना है। और अभी डॉक्टर मायरा ने बताया आपने इसको हरगिज दूध के साथ नहीं लेना। मोस्टली लोग ये समझते हैं कि शायद दूध के साथ मेडिसिन लेने से ज्यादा ताकत आएगी, इसलिए वो आयरन का इस्तेमाल भी जब दूध के साथ करते हैं तो मैडम ने बताया कि वो फिर इसके हल होने में मुश्किलात पैदा करेगा और इसलिए आपने कभी भी जो आयरन वाली मेडिसिन है उसको दूध के साथ नहीं लेना। और इसमें एक बड़ा जबरदस्त पॉइंट मेरे पास है, मोस्टली लोग जब अपने बच्चों को आयरन दे रहे होते हैं तो वो कहते हैं जी बच्चे पी नहीं रहे और आयरन वाला सिरप जो है वो दूध में मिला के दे देते हैं। इसका मतलब है कि फिर ये बच्चों को भी आयरन दूध के साथ नहीं देना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। और आप कैल्शियम के बारे में क्या कहेंगे, कैल्शियम लेने का सूटेबल टाइम क्या और इसको कैसे? कैल्शियम जो है वो आप ले किसी टाइम भी ले सकते हैं, बस ये है कि वो आयरन के साथ नहीं लेनी गोली आपने। बिल्कुल ठीक है। दूसरा कैल्शियम की गोलियां कुछ वो ओरल फॉर्म में टैबलेट्स होती हैं जी जी जी, और कुछ जो है जैसे वो पानी में घोल के पीने वाली होती हैं। जी जी जी, ठीक है। अगर तो पानी में घोल के पीने वाली है वो तो आप कभी भी जो है डे में ले सकते हैं और यहाँ शाम को ले सकते हैं। अगर टैबलेट है तो उसको अगर आप दूध के साथ लें तो उसका फिर असर होगा, ज्यादा असर होता है। बिल्कुल ठीक है। अगर कैल्शियम ले रहे हैं टैबलेट फॉर्म में तो फिर आप उसको दूध के साथ लीजिए। और अगर ऐसी टिकिया जिसको पानी में हल करके पिया जाता है, जैसे पाकिस्तान में बड़ा मशहूर ब्रांड है, मेरे याद आ रहा है CAC, वो CAC जब आप लेते हैं तो वो तो ऑब्वियसली आप उसको पानी में हल करके ही पिएंगे। उसके लिए आपको साथ दूध में उसको हल करके नहीं पीना बल्कि उसको पानी में ही हल करके पीना है। और उसका सबको पता है, मतलब बाकी जो टैबलेट से चले नाम नहीं आते होते सबको, लेकिन CAC का तो सबको पता है और उसमें कैल्शियम विटामिन सब कुछ अवेलेबल है कि एक पूरा वो न्यूट्रिएंट टैबलेट है। बिल्कुल तो सही वो है। अगर वही स्टार्ट कर लें क्योंकि ये सबको पता होता है घर में तो वो ही बहुत बेहतर है। और हमारी ऐसी बहनों के लिए, हमारे ऐसे नाजरीन के लिए कोई आप ऐसा मशहूर जो ब्रांड है जो आयरन में जो टैबलेट है और बड़ी मुनासिब सी कीमत में, कुछ अगर आप गाइड करना चाहें जो टीवी पे हमें इस वक्त वॉच कर रहे हैं, आप उनको अगर मुखातिब करके कुछ टैबलेट का नाम बताना। जी, अगर ज़्यादा अच्छे इफेक्ट के लिए आप पूछ रहे हैं तो इसमें हाइब्रिड फॉलिक है, वो बहुत अच्छी है। और एक हमारे पास कैप्सूल फीफॉलविट है, उसके बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। उसमें लाइक 1-2 मंथ से ही आपका जो HB लेवल है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। जी जी, ये बड़ा जबरदस्त पॉइंट है। बहुत अच्छे ब्रांड्स जा रहे हैं। जैसे कि अभी मैडम ने जिक्र किया डॉक्टर मायरा ने HB लेवल के हवाले से, तो ये एक बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। मोस्टली जो हमारी खवातीन हैं जब वो हामला होती हैं तो उनका HB लेवल जो है वो बहुत ही डाउन हो जाता है और अक्सर खवातीन का देखने में आया तो वो समझ रही होती है कि अब शायद उनको ब्लड लगवा लेना चाहिए। लेकिन अगर आप ये हमारे नाजरीन को बताएं कि HB लेवल जो है ये कैसे इसको वो अपना मेंटेन रख सकते हैं, कैसे इस पे वो अपना ध्यान दें? हमल में जो है वो ये नेचुरल चीज़ है कि HB लेवल कम हो जाता है। जी जी जी, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले शुरू से ही आप अपनी डाइट का ख्याल रखें। डाइट का बहुत ज़्यादा रोल है। अच्छा, इसमें कुछ डाइट के हवाले से अगर हामला खवातीन को आप कुछ गाइड करना? नहीं, मतलब इसमें आप अपनी डेली के जो 3 टाइम मील है, खाना 3 वक्त का, वो लाजमी लें। इसमें आप फ्रूट्स ऐड कर लें अपनी डाइट में। जी जी जी, ठीक है। दूध लाजमी लें और जैसे सब्जियां, हरी सब्जियां जो हैं उनमें आयरन बहुत होता है। बिल्कुल हरी सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें इसमें। और वो ऐसे बिल्कुल नहीं है कि डाइट हमें लेनी है तो हमें बहुत ज़्यादा हमारे पास पैसे होने चाहिए। या आपकी डेली की घरेलू डाइट है
जो आपने लेनी होती है। अगर आप वही चीज़ें डेली बेसिस पे ले रहे हैं तो आप कभी भी खून की कमी का शिकार नहीं हो सकते। ज़बरदस्त। मैं इसको जैसे अभी डॉक्टर मायरा ने बताया कि HB लेवल जो है इसके लिए ज़रूरी नहीं आपके पास बहुत सारे पैसे हों। आप बहुत सारे लोगों को ये बताया जाता है, कॉमन हम भी पाकिस्तान में और इसी मुआशरे में है कि अनार आप खाएंगे तो फिर ही आपकी जो HB लेवल है वो बेहतर होगी। ये हरगिज़ ऐसे ही नहीं है। अगर आप अफोर्डिंग हैं, आप खा सकते हैं, तो फिर तो ऐसे फ्रूट्स आप ज़रूर खाइए। लेकिन अगर आप इस तरह इतने महंगे फ्रूट्स जो हैं वो आप अफोर्ड नहीं कर रहे, तो लाइक जैसे सब्जियों में पालक है, इसमें बहुत आयरन है। और आजकल तो सीज़न भी हमारा ऐसा है कि सर्दियों में ये जो हरी सब्जियां ये बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में हैं। आप हरी सब्जियां लीजिए और फ्रूट में कुछ और ऐसे फल हैं, अंडा, दूध, दही का इस्तेमाल करें ज़्यादा, जो आपके घर में अवेलेबल हैं चीज़ें। अच्छा, एक और ये एक बड़ा लोगों को ये क्वेश्चन है कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या हामला जो खवातीन हैं वो अंडा खा सकती हैं? खा सकती हैं, बिल्कुल। ये अंडा एक पूरी डाइट होती है आपकी, तो वो लाजमी जो है वो लें अपनी डाइट में। उसमें प्रोटीन ये भी एक आपने जो अपने माइंड में एक ऐसा एक सेट किया होता है कि ये गर्म है अंडा और हमने ऐसी डाइट नहीं लेनी। तो डॉक्टर मायरा जो हैं ये आपको एक बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से बता रही है, अंडा जो हामला खवातीन हैं वो खा सकती हैं और इसको ज़रूर अपनी डाइट का हिस्सा बनाइए। बिल्कुल। और कुछ इस हवाले से कुछ आप ऐड करना चाहें? इसके अलावा अगर डाइट से आप शुरू से ही तो पहले अपनी डाइट का ख्याल रखें। जी जी। अब चूंकि प्रेगनेंसी में नॉर्मली जो है वो खून का लेवल कम होता है, तो इसमें आपको डबल डाइट चाहिए। डबल डाइट चाहिए। डाइट के साथ अब ये नहीं कि आप पराठे खा रहे हैं और फ्राइड चीज़ें, उनसे कोई फ़ायदा नहीं होगा। जी जी। उनसे बिल्कुल कोई आयरन आपका नहीं बढ़ रहा। ठीक है, उसमें आपने हेल्दी डाइट जो है वो इस्तेमाल करें और इसके अलावा साथ आप टैबलेट स्टार्ट करें आयरन, क्योंकि ये आयरन टैबलेट कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ हमने डाइट से हम बेहतर कर रहेंगे, तो ऐसे नहीं होता, क्योंकि इसमें आपको डबल वो चीज़ चाहिए होती है। तो आप जब तक वो टैबलेट साथ नहीं इस्तेमाल करेंगे आप मेंटेन नहीं कर सकते अपना HB लेवल। और मैं समझता हूँ ये आज हमारे नाजरीन के लिए बड़ी ही ज़बरदस्त और मुफीद गुफ्तगू है कि आप लोग जो समझते हैं कि हमारी डाइट बहुत बेहतर है और हम डाइट के ही वजह से हम अपनी HB लेवल मेंटेन कर लेंगे और हमें टैबलेट्स की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। जो हामला खवातीन हैं वो जब एंटीनेटल्स के लिए जाती हैं तो उन्हें ये गाइड किया जाता है फर्स्ट 3 मंथ्स आपने कौन सी टैबलेट लेनी है, और आपने जब 4th मंथ स्टार्ट हुआ है तो फिर आपने कौन सी अद्वियात का इस्तेमाल करना है। और उसमें बताया गया है आपने कैल्शियम और आयरन का इस्तेमाल करना है। और ये भी दवाइयाँ जो हैं, ये दोनों दवाइयाँ भी इतनी महंगी नहीं है कि ये आम इंसान की पहुँच से बाहर हों। मेरे ख्याल में जो ब्रांड अभी मैडम ने बताया आइब्रेट फॉलिक या फीफॉलविट, ये जो हैं ये भी मुनासिब कीमत में मार्केट में दस्तयाब हैं। आप इनको लीजिए और इनको इस्तेमाल कीजिए, और जब आप ये मेडिसिन लेंगे तो यकीनन HB लेवल का इशू नहीं रहेगा, वो मेंटेन रहेगा आपका डाइट, और उसके साथ साथ आप जो है मेडिसिन लें। और इसमें एक चीज़ जो है, मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ आजकल हमारे स्ट्रेस में लोग बहुत जल्दी चले जाते हैं। क्या इसमें स्ट्रेस का भी एक फैक्टर है HB लेवल लो होने में? जी, बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है स्ट्रेस का भी, क्योंकि उसमें जैसे ही स्ट्रेस से आपके बिहेवियर चेंज होता है, आपके जो है डाइटरी हैबिट्स चेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से फिर एक तो मदर को बहुत रिलैक्स जो रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब ये जो जिम्मेदारी है फैमिली मेंबर्स का जो है वो ज़्यादा रोल है। जी बिल्कुल, ये जो जिम्मेदारी है ये फैमिली मेंबर्स की है कि जो हामला खवातीन हैं उनको खुश रखिए, उनका जो मिजाज है वो नॉर्मल रहे। जब वो स्ट्रेस लेंगी किसी वजह से भी, तो मैडम ने बताया कि फिर वो HB लेवल जो है उससे भी कम हो सकता है, और उससे और भी बीमारियां भी बढ़ सकती हैं। हमल के दौरान जो है वो ब्लड प्रेशर का मसला जो जी 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 जी। इसके साथ ही मैं एक और बात इंपॉर्टेंट बताना चाह रही थी कि जैसे ही 20 वीक्स या 5वां महीना जो है वो स्टार्ट होता है, 5th मंथ जब खत्म होता है, जी जी, ठीक है, तो उसमें एक स्कैन होता है, एनॉमली स्कैन जिसको हम कहते हैं, वो करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, ये स्कैन जो है ये करवाना भी बहुत ज़रूरी है। दोबारा ज़रा हमारे नाजरीन के लिए आप बोल दें, जो लोग इसको देख रहे हैं और वो इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, उनके लिए ये ज़रूरी बात है, बहुत अहम है। 3 वीक्स के बाद जो है ना, वो तकरीबन आपका 4था महीना ख़त्म होता है, 5वां शुरू होता है, तो उसमें आपने ज़रूर एनॉमली स्कैन करवाएं। एनॉमली स्कैन जो होता है वो बच्चे की सारी ग्रोथ के बारे में आपको बताता है। ठीक है, अगर कोई मसला है या मतलब बच्चे का कोई भी अज़ा नहीं बना हुआ तो वो पहले से आपको बताया। जी, जैसे कि अभी डॉक्टर मायरा गुल साहिबा ने बताया, ये जो 5th मंथ पे ये जो स्कैन है इसको ज़रूर करवाइए। और क्या ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इसकी सहूलत मौजूद है? आप ये भी हमारे नाजरीन को ज़रूर बताइएगा। जी, ये बिल्कुल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। जी, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये जो स्कैन है ये इसकी सहूलत मौजूद है
और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जैसे पहले ही बताया, अगर इसकी कोई फ़ी है भी तो बहुत मामूली सी फ़ी गवर्नमेंट ने रखी होती है। आप ये स्कैन ज़रूर करवाइए। और मेरा ख्याल है शायद ये सिर्फ 50 रुपीज़ में है। जी जी जी, 50 रुपीज़ में है ये गवर्नमेंट सेटअप में, क्योंकि डॉक्टर मायरा गुल साहिबा जो हैं ये सर गंगाराम हॉस्पिटल में है, वहाँ ये 50 रुपये में ये अवेलेबल है ये स्कैन। और इसमें एक और बात भी मैं ऐड करना चाहूँगी कि अगर इस स्कैन में अगर कोई इशू भी आता है ना बेबी का, एक तो आपको पहले से पता चल गया कि बच्चे के ये अज़ा में मसला है या थोड़ा दिल का मसला आ रहा है या दिमाग का कोई भी मसला होगा वो स्कैन में आ जाएगा। फिर उससे रिलेटेड हम वहीं से ही आपको बच्चों का जो डिपार्टमेंट है, वार्ड है, उधर हम आपको भेज देते हैं। वहाँ पे बच्चों के जो डॉक्टर हैं वो भी इस चीज़ को देख के वो अपना जो है पॉइंट ऑफ व्यू हमें बता देते हैं, एडवाइस कर देते हैं वो कि क्या ये प्रेगनेंसी आगे चल सकती है या फिर अगर हमने इधर ही टर्मिनेट करना है जिसका कोई आगे स्कोप नहीं है। तो वो ये एक फ़ायदा आपको हो जाता है। अगर आप प्राइवेट या इस तरह कहीं पे भी जाएंगे तो वो आपके पास ये सहूलत नहीं होती कि आप बच्चों वाले डॉक्टरों के पास जाएं या किसी और डिपार्टमेंट में चले जाएं। तो गवर्नमेंट का एक सबसे बड़ा ये होता है कि टीचिंग हॉस्पिटल में हर डिपार्टमेंट का डॉक्टर आपको हर टाइम अवेलेबल होगा। बिल्कुल, ये बड़े सेटअप जो हैं, जैसे कि डॉक्टर मायरा ने भी बताया, जैसे टीचिंग हॉस्पिटल है हमारे लाहौर में और मुख्तलिफ अजला में बेशुमार ऐसे हॉस्पिटल्स हैं। आप वहाँ पर जाइए, एक अच्छे जो कंसल्टेंट है उससे मशवरा कीजिए, और जब आपको ये स्कैन का मशवरा दिया जाता है स्कैन ज़रूर करवाएं। और बिफोर टाइम आपको पता चल जाता है कौन सी मेडिसिन ऐड करने की ज़रूरत है और कौन सी कितनी मिकदार में देने की ज़रूरत है। अभी हमारी बात हो रही थी कि जब स्ट्रेस आप हामला ख़वातीन को आती है तो बहुत सी परेशानियां लाग हो जाती हैं। उसमें जो है HB लेवल, जैसे कि अभी बताया, लो हो जाता है। इसमें एक और परेशानी का सामना करना पड़ता है जो ब्लड प्रेशर है। बिल्कुल, ये जो बीमारी है ये भी देखने में आई है कि हामला ख़वातीन में ये बीमारी बड़ी ही आम पाई जाती है और इससे फिर बड़ी ही कॉम्प्लिकेशंस देखने में आई है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती है और हम इसको बहुत जो है लाइट ले रहे होते हैं कि चलो जी बस ब्लड प्रेशर ही ज्यादा है ना, जी जी ठीक है। लेकिन ये अगर आप शुरू में ही इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये बढ़ते बढ़ते बात, अगर मैं बहुत ज्यादा भी एक्सट्रीम तक जाऊं तो बात डेथ तक चली जाती है। और ये डेथ तक बात चली जाती है, ये बहुत ही एक्सट्रीम पे बात वाकई चली जाती है। इसलिए जरूरी है कि ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल रहे। और शुरू से ही आप जो है, अगर आपके घर में आपके माँ बाप को ब्लड प्रेशर का मसला है या आपको पिछले हमल में ब्लड प्रेशर का मसला हुआ था, जी। तो फिर आप समझ लें कि आपको इस हमल में भी होगा। अगर आप हॉस्पिटल नहीं भी जा सकते तो आप पहले 3 माह हैं उसमें पहले तो वैसे एक विजिट होना चाहिए आपके हॉस्पिटल का, ठीक है। अगर आप नहीं भी जा रहे तो फिर भी करीबी किसी भी डिस्पेंसरीज होती हैं या मेडिकल स्टोर वाले ही ब्लड प्रेशर चेक कर लेते हैं। जी। और ब्लड प्रेशर की घर में लोग रखते हैं ब्लड प्रेशर, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो जरूर आप ब्लड प्रेशर जो है वो अपना चेक करवाएं। जितना थोड़ा सा भी आपका हाई होता है, जो कि मोस्टली हम लेते हैं कि 140/90 से हाई हो, ठीक है। 140/90 से हाई ब्लड प्रेशर अगर आपका 2 दफ़ा आ रहा है दिन में, ठीक है, तो वो आप लाजमी तौर पर अस्पताल जाएं जी। 140/90 अगर आपका ब्लड प्रेशर है तो फिर जरूर है कि आपको एक बड़े सेटअप में, एक हॉस्पिटल में, एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाके अपना चेकअप करवाने की जरूरत है। और फौरी तौर पर मेडिसिन स्टार्ट करने की जरूरत है। और फौरी तौर पे मेडिसिन ब्लड प्रेशर के लिए लेने की जरूरत है। ये बहुत जरूरी बात है। कुछ लोग इसके बारे में एक ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है कि अगर ब्लड प्रेशर हाई हुआ है तो उन्होंने कोई मेडिसिन ली है तो वो ताहयात उनको लग जाएगी। क्या इस तरह का भी कुछ इशू है? कि बिल्कुल नहीं होता। अगर आपको पहले से ही ब्लड प्रेशर का मसला है तो फिर है कि आपको ताहयात या मतलब ज्यादा देर तक वो दवाई लेनी पड़ती है। जी। लेकिन अगर आपको हमल के दौरान ब्लड प्रेशर का मसला हुआ है तो फिर मोस्टली जो खवातीन है, मैं 100% तो नहीं कहती, लेकिन मोस्टली जो खवातीन हैं 80% जो हैं वो उनका हमल के साथ ही जैसे बेबी डिलीवर होता है ब्लड प्रेशर भी उनका नॉर्मल रेंज में आ जाता है। लेकिन बहुत कम है जो बाद में भी ब्लड प्रेशर की पेशेंट जो है वो बन जाती हैं। लेकिन इन बातों से ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने उस बीमारी को पकड़ना है और फ़ौरन उसका इलाज करना है जी। आज की इस एपिसोड में हमने बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत बातें डॉक्टर मायरा गुल साहिबा से सीखी हैं और मेरा ईमान है कि आप सब लोगों ने इन बातों के वसीला से बहुत कुछ सीखा होगा। बेशक ये सारी बातें करना बहुत ज़रूरी है और बहुत सारे लोग ये ईमान रखते हैं कि हमारा खुदावंद जो है वो शाफ़ी खुदा है। बेशक हमारा भी ईमान यही है कि हमारा खुदावंद शाफ़ी खुदा है। आप हर रोज़ दुआ कीजिए, खुदावंद के हुजूर वक्त गुजारिए। लेकिन ये जो हिकमत है, ये जो डॉक्टर्स को हिकमत अता की गई है, ये खुदावंद की तरफ से है और खुदावंद ने अब हिकमत दी है अपने लोगों को। और ये एहतियात जो आपको बताए गए हैं ज़रूर है कि आप इन पे भी अमल करें। और आज की जो एपिसोड है इसका टाइम हमारा ख़त्म हुआ चाहता है।
आप देखते रहिए, सेहत एक बरकत है, देखते रहिए बरकत टीवी, और हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे एक नए एपिसोड के साथ, जिसमें हम और ज़्यादा बातें जो हैं इस टॉपिक से रिलेटेड हम आपको बता सकेंगे। सो देखते रहिए बरकत टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।